कैसे हो दोस्त। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे और बेहतरीन जीवन जीते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आज महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं संघात पराचाल एवं अवधारण प्रक्रमण प्रक्षेप की गति के बारे में। संघात प्रक्षेप गति क्या होती है, प्रक्षेप इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन बनेंगे इसके यह परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। इसमें जो तथ्य पूछे जाते हैं इन पर चर्चा करेंगे हम। अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको आने वाला नोटिफिकेशन मिल सके। अब कहेंगे संघात पराचाल में अल्फा कण प्रकीर्णन, इसे रदरफोर्ड प्रकीर्णन प्रयोग पढ़ा था आपने। उसमें क्या कि ये मान लो नाभिक है, ये प्लस नाभिक है नाभिक। तो मान लो ये नाभिक, यहां से अल्फा कण प्रक्षेपित किया। कुछ अल्फा कण तो ऐसे गुजर जाएंगे नाभिक से अलग ही, और कुछ अल्फा कण ऐसे सीधे जाएंगे जिस मार्ग में गए थे उस मार्ग, और एक अल्फा कण नाभिक से ऐसे जाएगा और ऐसे गुजर जाएगा। तो इन अल्फा कणों का जो पथ होता है वो कौन सा होता है, यानी प्रक्षेप गति का पथ कौन सा है, यानी संघात पराचाल। उसका पथ होता है अति प्रबल्यकार। आपको यानी प्रक्षेप गति बताई थी उससे संबंधित, यानी प्रक्षेप गति से संबंधित है। अब क्या है कि इसमें जो ये दूरी है ना, ये दूरी b, लंब दूरी b, इसे बोलते हैं संघात पराचाल। संघात पराचल, पराचल बोलिए, प्राचल चल या प्राचाल, इसे v से व्यक्त करते हैं। अब क्या है, इसकी परिभाषा क्या बन जाती है, परिभाषा ये बन जाती है अल्फा कण के प्रारंभिक वेग, यानी ये अल्फा कण के प्रारंभिक वेग के यानी वेग सदिश की दूरी नाभिक से लंबवत दूरी b संघात पराचाल, जैसे v से व्यक्त करें। यानी अल्फा कण, क्योंकि अल्फा कण के प्रारंभिक वेग की प्रारंभिक यानी प्रारंभिक वेग की नाभिक से यानी यहाँ से, यानी ये नाभिक है, नाभिक से ये क्या है, लंबवत दूरी। तो लंबवत दूरी ही संघात पराचाल कहलाती है। ठीक है, इसे b से व्यक्त करते हैं दोस्तों। इसे b से व्यक्त करें, यहाँ लिखा है अल्फा कण परिकीर्णन। अल्फा कण परिकीर्णन में अल्फा कणों का पथ, अल्फा कण परिकीर्णन में अल्फा कणों का गति का पथ अति प्रवलयकार होता है। अति प्रवलयकार होता है। ठीक है दोस्तों, अब इसे b से व्यक्त करना, b बराबर था JD स्क्वायर, JD स्क्वायर नहीं है, कोट θ/2 अपॉन हाफ mv स्क्वायर, या mv स्क्वायर क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा। क्या है, गतिज ऊर्जा क्या है, हाफ mv स्क्वायर। ये तो नियत होती है। जेड परमाणु का ए इलेक्ट्रॉन का आवेश है ना। अब ये क्या, संघात पराचाल किस पे परिकीर्णित कोण पर निर्भर करती है। तो इसमें क्या लिखेंगे, यहाँ ऊपर लिख देता हूँ।
कि संघात संघात प्राचल 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 संघात प्राचल बी अल्फा कण के परिकिणित कोण थीटा पर निर्भर करता है निर्भर करता है। देख लो इस फॉर्मूले से, ये भी क्वेश्चन ये भी क्वेश्चन। तो बी समाति कोट थीटा बाई 2 निर्भर कर गया। अगर थीटा बढ़ा तो क्या होगा क्या नहीं, वो कंडीशन जानेंगे। अब देखो कि थीटा समानुपाती थीटा बाई 2। अब मान लो थीटा 90 डिग्री है, थीटा 90 डिग्री, थीटा क्या 90 डिग्री या थीटा 0 मान लो, ये कोट है ना, कोट थीटा, थीटा 0 मान लो एक बार, थीटा 0 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तब क्या होगा, एक बार ये ले लो 90 डिग्री लंबवत है, थीटा का मान 180 ले लो 180। अब मान लो ये ले लिया तो रखो ये समानुपाती है थीटा बी बराबर क्या होगा, बी बराबर कोट थीटा बाई 2। यानी कहने का मतलब यहाँ से क्या निष्कर्ष पहले देखिए, यानी बी बढ़ा तो थीटा भी बढ़ेगा और बी घटा तो थीटा भी घटेगा। पर ये यानी प्रक्षेप गति का जो संघात प्राचाल का मान बढ़ा तो थीटा भी बढ़ेगा, ये घटा तो ये भी घटेगा। एक निष्कर्ष ये निकला, यानी नाभिक से दूरी। अब इसे क्या परिकीर्ण कोण, ये तो हो गया। अब क्या है इसमें जानेंगे कि कौन सा तो अधिक विक्षेपित होता है कौन सा नहीं होता है ना। आप देख लो कि आपने ये जाना कि नाभिक से जो समीप से गुजर रहा है पास से, तो वो विचलित ज़्यादा हो रहा है, यानी कोण से अधिक कोण से विचलित हो रहा है, और जो नाभिक से दूर से जा रहा है उससे कोई विचलित कम हो रहा है ना। तो आप ये ध्यान रखो कि मान लो आप किसी उन लोगों के संपर्क में रहते हो जो कि आपको अपने लक्ष्य से विचलित करते हो, उनके संपर्क में रहते हो तो आप ज़्यादा विचलित होगे, और अगर आप उन्हीं लोगों से दूर हो तो आप कम विचलित होगे। तो यही रदरफोर्ड ने बताया था कि रदरफोर्ड ने क्या कहा, रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग में क्या कहा, रदरफोर्ड ने कहा कि ये नाभिक है दोस्तों, ठीक है, ये अल्फा कण। अब अगर मैं, जो लोग मुझे ये कह रहे हैं कि मैंने अल्फा कण प्रकीर्ण से नाभिक की खोज की है, अगर ये लोग मेरे पास आएंगे तो मैं इसे विचलित कर दूँ, ज़्यादा विचलित तो करें कि नाभिक और मेरे बीच में लगे हुए प्रतिकर्षण बल के कारण। अगर यही लोग मेरे पास ना आकर दूर रहेंगे तो मेरे से कम विचलित होंगे, मुझे भी कम विचलित करेंगे। और यही इन्होंने क्या संघात प्राचाल बता दिया, कि जो अल्फा कण नाभिक से के पास से गुजरता है वह अधिक विचलित होता है, और जो नाभिक से दूर से गुजरता है वह कम विचलित होता है। कि अल्फा कण नाभिक से दूर गुजरता है तो वह कम विचलित होता है। और जो अल्फा कण नाभिक के समीप से गुजरता है तो वह नाभिक के प्रतिकर्षण
नाभिक के प्रतिकर्षण बल के कारण अधिक परिकीर्णित होता है, यानी परिकीर्णित या प्रक्षेपित होता है ना, विचलित होता है, विचलित होता है। यह बात बताई ये इस पर यानी संघात पराचाल में एक अल्फा कण ऐसा होता है जिसमें यानी उसका थीटा का मान पूछेगा कि वो कौन सा कण, वो 180 डिग्री, जो कि जिस माध्यम में जाता है उसी माध्यम में लौट आता है। यह थी कि अल्फा कण परिकीर्णन प्रयोग में कि संघात पराचाल। अब बात करेंगे संघात पराचाल के बाद में, यानी अतः इस स्थिति में अल्फा कण पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आता है जब कोण थीटा बराबर कितना हो, 180 डिग्री। तो आपको यह भी पता चल गया कि नाभिक की खोज किसने की, रदरफोर्ड ने की। अब देखो, जो आदमी फडाड़ी होता है यानी अपने लक्ष्य की ओर फडाड़ होता है, फडाड़ी उसे नहीं कहते हैं, फडाड़ी उसे कहते हैं जो अपने लक्ष्य की ओर फडाड़ होता है, वही इतिहास रह जाता है। तो आप भी फडाड़ बनो अपने लक्ष्य की ओर। क्या करना चाहिए ताकि लोग आपसे विचलित हो, आप लोगों से। अब संघात पराचाल इसकी तो बात होगी। अब हो गया निकट पहुंच की दूरी। जब नाभिक है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, तो ये तो बात होगी कि जब कोई अल्फा कण नाभिक की ओर गति करता है तो नाभिक से प्रतिकर्षण के बल के कारण स्थितिज उसकी गतिज ऊर्जा में कमी आती है। यानी कि निकटतम पहुंच की दूरी किसकी बात कर रहे हैं, निकटतम पहुंच की दूरी, निकटतम पहुंच की दूरी। इसमें क्या होता है, जब नाभिक है ना, जब अल्फा कण नाभिक के समीप से यानी पास से गुजरते हैं तो जो उसकी गति होती है ना, स्पीड होती है, वो उसमें कमी आ जाती है, क्योंकि नाभिक और अल्फा कण के बीच में प्रतिकर्षण बल के कारण उसकी गतिज ऊर्जा क्या है में कमी आ जाती है, जो कि स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। इसके क्या कमी आ जाती है। तो अल्फा कण से नाभिक की वह न्यूनतम दूरी जिस पर उसकी संपूर्ण गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, उस दूरी को ही क्या कहें, निकट पहुंच की दूरी कहते हैं, जिसे आर मान लेंगे। यानी नाभिक है ना, नाभिक से अल्फा कण समीप से गुजरने पर नाभिक से अल्फा कण समीप से गुजरने पर अल्फा कण की गतिज ऊर्जा में कमी आती है, कमी आ गई किसके कारण, अल्फा कण और नाभिक के बीच लगने वाले प्रतिकर्षण बल के कारण। यानी अल्फा कण तथा नाभिक के मध्य लगने वाला प्रतिकर्षण बल के कारण गतिज ऊर्जा में कमी आती है, बल के कारण गतिज ऊर्जा में कमी आती है। क्या है, कमी आएगी दोस्तों गतिज। अब ये कमी आएगी, यानी अल्फा कण से नाभिक की वह न्यूनतम दूरी जिस पर, यानी अल्फा कण की नाभिक से, यानी अल्फा कण की नाभिक से वह न्यूनतम दूरी जो गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित, अल्फा कण की नाभिक से
अल्फा कण की नाभिक से क्या, नाभिक से वह न्यूनतम दूरी, वह न्यूनतम दूरी जिस पर गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है, यानी स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। उसे क्या है, निकटतम पहुंच की दूरी कहते हैं, निकटतम पहुंच की दूरी कहते हैं। यानी कि ऐसे समझो कि अल्फा कण के नाभिक से वह न्यूनतम दूरी जिस पर गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित या बदल जाती है उसे निकटतम पहुंच की दूरी कहते हैं। कि आप किसी लक्ष्य पर पहुंच रहे, आप स्पीड से पहुंच रहे, ऐसे दौड़ रहे अपने लक्ष्य की, और आप उस नाभिक के पास से गुजर जाते हो जो कि न्यूनतम दूरी है लक्ष्य की, जो कि आपकी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा, यानी आपको नौकरी मिल जाए तो वह न्यूनतम दूरी ही क्या है, निकटतम पहुंच की दूरी कहलाती है, यानी वही संघर्ष कहलाता है। इसमें भी यही समझाया इसने। परिभाषा याद हुई कि नहीं, आराम से हो जाएगी कि जब नाभिक से अल्फा कण समीप से होकर गुजरता है तो उसकी गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, क्योंकि नाभिक तथा अल्फा कण के जो कण होते हैं उनके बीच में प्रतिकर्षण बल के कारण उसकी गतिज ऊर्जा में कमी आ जाती है, जो कि स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। तो अल्फा कण की नाभिक से वह न्यूनतम दूरी जिस पर गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है या परिवर्तित हो जाती है या चेंज हो जाती है, कैसे भी देख लो, वह दूरी न्यूनतम दूरी क्या है, निकटतम पहुंच की दूरी कहलाती है। अब बात करें निकटतम पहुंच की दूरी का फॉर्मूले। परिभाषा से ही वो सूत्र निकाल लेंगे हम। अब आपको मैंने क्या बताया कि गतिज ऊर्जा हाफ mv² होती, यह किस में चेंज हुई, काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित है, जिसका सूत्र ही होता है। अब मान रखेंगे हाफ mv², इसका मान रखो के तो कांस्टेंट है और क्यू यानी JD इंटू ई 2E, ठीक है। कि JD तो क्या होगा, परमाणु का आवेश, यह इलेक्ट्रॉन का यानी हीलियम नाभिक का आवेश, और ये R होगा। R क्या, निकटतम पहुंच के, हमें तो R का तो मान ज्ञात करना है, ये R कर लो, और ये क्या होगा, हाफ mv²। अब अपना दिमाग यहाँ खनकना चाहिए, यहाँ खनकना चाहिए कि ये माइनस क्या होता है। यह माइनस ये बता रहा है कि जब नाभिक के पास में जो अल्फा कण गति जो प्रतिकर्षण बल यानी ऊर्जा में कमी हो रही है वो बता रहा है ना। यह थी निकटतम पहुंच की दूरी। अब क्या कि अगले टॉपिक पढ़ेंगे रदरफोर्ड मॉडल से इलेक्ट्रॉन कक्षा में ऊर्जा स्तर के बारे में जानेंगे कि रदरफोर्ड ने क्या बताया ऊर्जा स्तरों के बारे में। यह तो समझ गए कि इसे क्या मतलब निकटतम पहुंच की दूरी, निकटतम पहुंच की दूरी यह R आ गई ना, इसे R0 से व्यक्त करें, इसे R0 से व्यक्त करते हैं तो यहाँ R0 लगा देना फिर, ठीक है दोस्तों। यह थी निकटतम पहुंच की दूरी। आप फिर रदरफोर्ड से संबंधित पढ़ेंगे कि रदरफोर्ड मॉडल में इलेक्ट्रॉन कक्षाएं एवं ऊर्जाएं उसके बारे में। तो देखो समझना, आप क्या समझते समझते अपने आप याद होता है।
बस प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस ही ज़िंदगी है, अभ्यास। कहते हैं कि हरे पेड़ पे कभी सूखी टहनियाँ नहीं हुआ करती। जो मेहनत, जो कोशिश है, जो लगन से जो अपने टारगेट की ओर आगे बढ़ता है, उसकी कभी मंजिल खाली हुआ नहीं करती। जानते हो आप? अगले हेडिंग क्या डालेंगे? क्या डालेंगे दोस्तों कि रदरफोर्ड मॉडल में इलेक्ट्रॉन कक्षाएं एवं तथा ऊर्जाएं। रदरफोर्ड मॉडल में इलेक्ट्रॉन की कक्षाएं, इलेक्ट्रॉन की कक्षाएं एवं ऊर्जा तथा, लिख लो, तथा ऊर्जा, इसके बारे में बात करें। ऊर्जा कि रदरफोर्ड के मॉडल की जो ऊर्जा की बात करेंगे तो इसमें क्या कि हम नील्स बोर्स की परिकल्पना की प्रथम की बात करें कि रदरफोर्ड ने मिलकर और नील्स बोर्स ने मिलकर क्या क्या परिकल्पना की, वो जानेंगे कि अभिकेंद्रीय बल नाभिक के चारों ओर गति करता है तो उसे इलेक्ट्रॉन जो वर्ताकार में उसे अभिकेंद्रीय बल किसके बराबर हो जाता है ना, जो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल के बराबर होता है ना। इसके बारे में जब बात करेंगे दोस्तों कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ऐसे देखना कि मान लो क्या है, ये मार्कर है और ये नाभिक है, ये छोटा सा नाभिक है, मान लो इसको। अब ये क्या है, ये नाभिक और इसके चारों पे ये इलेक्ट्रॉन है, ऐसे मानो ये ऐसे चक्कर लगाए चारों पे, ऐसे वर्ताकार पथ में, ऐसे ये ऐसे चक्कर लगाए, ऐसे। अब इसको चक्कर लगाने के लिए कुछ तो चाहिए ना, कुछ क्या चाहिए, एक तो अभिकेंद्रीय बल और ये नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य लगने वाला स्थिरविद्युतीय बल यानी कूलाम बल लगता है। तो इनके दोनों के बीच के कारण जो कि ये गति करता है ना, वर्ताकार पथ में। तो आप ये तो लिख लोगे कि रदरफोर्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है, जिससे दोस्त बच्चों क्या है, जिससे आवश्यक अभिकेंद्रीय बल इलेक्ट्रॉन नाभिक के मध्य लगने वाले स्थिरविद्युतीय बल के कारण प्रदान होता है। कितना प्रभाव, ये तो क्या है अभिकेंद्रीय बल mv²/r। अब बल, ये तो अभिकेंद्रीय बल F हो गया और ये भी तो बल ही है Q/Q1 Q2/r², कूलाम बल, स्थिरविद्युतीय बल, तो QJD। और इसमें क्या करेंगे, यानी उसका भी आवाज ले लेंगे इलेक्ट्रॉन का r², क्या ZD²/r²। यह भी बल ही तो है। ये समीकरण 2 दे दो, इसको 1 दे दो, यानी दोनों बराबर हो जाएंगे, mv²/r, ये क्या ZDE²/r²। अब ये समीकरण आ गया। आपको जब भी टीचर पढ़ाएगा ये डायरेक्ट बताएगा, ये नहीं बताया ये कूलाम नियम, इसके अनुसार कूलाम नियम के अनुसार है ना दोस्तों। Q1 Q2 इसका मान रखा, ये नाभिक का, ये जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है उसका मान होगा आवेश, या इलेक्ट्रॉन का आवेश माइनस होता है या माइनस है कि अभिकेंद्रीय बल केंद्र की ओर लग रहा है ना, उसकी दिशा क्यों बताएं। इसको समीकरण 1 देते हैं। 1 देने से पहले इसको हल कर लो, ये r से इसकी पावर 1 कट गई तो क्या आ गया आगे, इसको मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूँ और यहाँ लिख रहा हूँ कि क्या होगा mv², ठीक है दोस्तों, अपॉन
ये तो आर से आर कैसे है, हाँ जे डी स्क्वायर अपन आर, ये समीकरण एक हो गया। ठीक है दोस्त, अब क्या होगा, ये के का मान क्या होता है, के का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये जब आपको आवेश पर डालेंगे वहाँ पर एप्सिलॉन नॉट स्थिर विद्युत पराविद्युतांक बोलते हैं इसे, है ना। अब क्या है, यहाँ तक पढ़ लिया हमने कि ये कक्षा की त्रिज्या, कि आर क्या होगी, कक्षा की त्रिज्या, कक्षा की त्रिज्या क्या होगी, कक्षाओं की त्रिज्या, क्या होगी, कक्षाओं की त्रिज्या। यह कक्षा की त्रिज्या तो है दोस्तों, तो इसको इधर ले लो आर, इसको क्या के जे डी स्क्वायर, इसको मैं इधर ला सकता हूँ ना एम बी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, आर इक्वल टू इसका मान क्या लिखना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको लिख लो जे डी स्क्वायर अपॉन एम बी स्क्वायर। इतना कर लिया, इसको समीकरण हम 1 2 3 दे दो, क्यों 3 दे दिया। अब समीकरण 3 के बाद में क्या है, गतिज ऊर्जा क्या होती है, गतिज ऊर्जा, पहले ये देखो गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा क्या, काइनेटिक एनर्जी क्या होते थे, हाफ एम वी स्क्वायर। अब ये याद हो गया हमको, ये याद है हमको कि इसको ऐसा बनाएंगे गतिज ऊर्जा के बारे में। अब बनाओ, तो मैं ये समीकरण 1 है, समीकरण 1, इसको 1/2 से गुणा कर दूं दोनों तरफ, यानी यहाँ लिख दूं मैं समीकरण 1 को दोनों पक्षों में, यानी इंग्लिश में इक्वेशन फर्स्ट, यानी बहुत मल्टीपल हाफ, है ना, ऐसे लिख देना। यानी समीकरण 1 को दोनों पक्षों में 1/2 से गुणा करने पर करो 1/2 एम वी स्क्वायर, इसको करो जे डी स्क्वायर अपॉन 2r, ये हो गया। अब ये काइनेटिक ऊर्जा ये होगी। अब समीकरण 1 को गुणा तो कर दिया, अब इसको क्या लिखेंगे, इसको यानी यहाँ आर का मान करें, हमें किन के पदों में याद करें, समीकरण 1 को, हाँ ये गुणा कर दिया, ये तो काइनेटिक एनर्जी है ई के काइनेटिक एनर्जी, और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और जे डी स्क्वायर अपन 2r। ठीक है दोस्तों, इतना हो गया। अब क्या, ये 2r यानी ई के, ये क्या हो गया 8 पाई एप्सिलॉन नॉट जे डी स्क्वायर अपन r। इतना समझ में आ गया कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा, है ना, समझ में आ गया। अब क्या है कि यहाँ तक हमने काट लिया। अब स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, ये तो आ गया, इतना समझ में आ गया ना कि हमने निकाला कैसे, पहले परिकल्पना लगाई ऐसे लगा स्थितिज ऊर्जा के बारे में, बाद में इसमें संबंध निकाला ऐसे। ठीक है, अब क्या है, अब स्थितिज ऊर्जा देखें, स्थितिज ऊर्जा को पोटेंशियल एनर्जी बोले, पी से व्यक्त करें, पोटेंशियल एनर्जी यानी पी क्या होता है, के और Q1 Q2 अपॉन आर, जे डी अपॉन ई अपॉन आर। अब लिखो पी ई इक्वल टू, इसका मान है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के का, और जे डी स्क्वायर, या माइनस आएगा माइनस अपॉन ये क्या आर, यहाँ तक हो गया, यह हो गया। अब क्या ऊर्जा क्या होती है, किसी भी कण की ऊर्जा क्या है, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग तो होता है, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। निकालो, पहले ये लिखना है, फिर ये लिखना है, फिर अब लिखूंगा वह यहाँ लिखना है, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तब।
यानी कण की टोटल ऊर्जा, टोटल एनर्जी क्या होता है? ई बराबर पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी तो ये होगी, लिखो पोटेंशियल, हाँ पहले चाहिए इस आगे पीछे कर दो से कैसे भी, ठीक है दोस्तों। मैंने लिखा, पहले मैं ये ले रहा हूँ प्लस वाली, ये स्थिति ऊर्जा, तो मान लो यहाँ ऐसे कर दो, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यानी ई के प्लस पी पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक हाफ 4πε0, ठीक है। यहाँ से जेड स्क्वायर अपन आर ये लिख दी। अब ये और लिख दो, हाफ 4πε0 लिखा, जेड स्क्वायर अपन आर। इसमें कॉमन क्या आ रहा है वो निकालो, 4πε0 कॉमन आ गया, एक जेड स्क्वायर अपन आर आ गया। इनके यहाँ 1/2 बच गया, इसमें क्या बचेगा? इसमें 1 बचेगा। 1/2 में से 1/2 चला जाएगा, हाँ। इसमें क्या है, आपको ये नहीं ऐसे नहीं करना, क्योंकि इसमें आपको कॉमन लो 8πε0, हाफ 8πε0 ये कॉमन लिया, तो इसमें क्या होता है? और जेड स्क्वायर अपन आर, हाफ ये ले लिया, इस यहाँ तो 1 बच गया और यहाँ 1/2, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या बच गया? 1/2, एक हाफ आ जाएगा, यानी टोटल एनर्जी क्या आ जाएगी? हाँ, आधी में से 1 जाए आधी, तो ये क्या आ जाएगी? ऐसे आ जाएगी। ये क्या पूरी, ये आधी, तो क्या हाफ ये आ जाएगी एनर्जी, हाफ एनर्जी, टोटल एनर्जी इतनी होती है, ठीक है दोस्तों। ये था आज का टॉपिक। मान लो H बराबर, H हाइड्रोजन परमाणु के लिए परमाणु क्रमांक 1 होता है, तो यहाँ H बराबर काटेंगे तो काटो, यानी 1 और 1 का स्क्वायर 4πε0 इंटू आर, ठीक है। अब क्या है कि इसमें यह निकालिए हाइड्रोजन परमाणु के लिए, यहाँ जेड स्क्वायर है 4 ये इसका मान। इसमें क्या है, अब यहाँ तक पूछ सकता है आपको। अब क्या, आप कभी भी ये देखो कि नाभिक की त्रिज्या पर पहुँच लूँ आर, ऊर्जा बढ़ी तो त्रिज्या घटी, त्रिज्या बढ़ी ऊर्जा घटी, समानुपाती होती है। इससे क्वेश्चन बनाता है, इससे क्या निकलता है? टोटल एनर्जी समानुपाती 1/r, यह निष्कर्ष निकलता है। अगर गाइज हमारा ये टॉपिक अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। थैंक यू।